नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्यूचर गुरु 25 पर। आज हम पढ़ेंगे वंशागति और विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत जो आनुवंशिकी का जनक है वो किसे माना गया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम दिए थे और उसका गणितीय रूप से क्या किया था, पूरा निरूपण किया था, निर्धारण किया था और गणितीय रूप से उसका सिद्धांत दिया था। तो आज हम जानेंगे एकल संकर संकरण के बारे में। हमने इससे पहले पढ़ा था प्रभाविता के नियम के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ी थी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे और जो उद्यान मटर पर ही अपने प्रयोग दिए थे तो वो क्यों दिए थे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने उद्यान मटर पर ही अपने प्रयोग क्यों किए। मेंडल ने उद्यान मटर पर ही अपने प्रयोग क्यों किए। उद्यान मटर पर ही अपने प्रयोग क्यों किए। तो इसके प्रमुख कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है कि इसमें स्पष्ट विपर्यासी लक्षण थे। इसमें स्पष्ट विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे। इसमें स्पष्ट विपर्यासी लक्षण थे। दूसरा, पौधा मध्यम आकार का था, यानी कि आसानी से पौधे का हम स्वपरागण और परपरागण करवा सकते थे। तो ये मध्यम आकार का पौधा था, पौधा मध्यम आकार का था जिससे कि हम आसानी से उसका क्या कर सकते थे, स्वपरागण और परपरागण करवा सकते थे। इसके बाद में तीसरा प्रमुख कारण था कि एक ही वर्ष में एक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते थे। एक ही वर्ष में एक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। और चौथा प्रमुख कारण था कि इसका जो पुष्प था वो कैसा था, उभयलिंगी था। पुष्प जो था वो उभयलिंगी था। तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना और मटर के पौधे को चुनने का प्रमुख क्या कारण था। तो पहला तो यही था कि उसमें स्पष्ट विपर्यासी लक्षण थे, यानी कि स्पष्ट रूप से उसमें बौना लक्षण था, लंबा बौनापन था। पुष्प का जो रंग था वो बैंगनी सफ़ेद था। यहाँ पुष्प की स्थिति कक्षीय और कक्षीय, यानी कि अक्षीय, यहाँ कक्षीय प्रकार की थी और फली का आकार गोल झुर्रीदार, सिकुड़ी हुई, फूली हुई थी। तो ये सभी स्पष्ट विपर्यासी लक्षण उसमें उपस्थित थे। दूसरा प्रमुख कारण था कि मटर का पौधा जो था वो मध्यम आकार का था। तीसरा प्रमुख कारण था कि मटर का पौधे को एक वर्ष में एक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। और चौथा प्रमुख कारण था कि मटर का पुष्प जो था वो उभयलिंगी था, ताकि आसानी से उसमें विपुंसन कर सकते थे और विपुंसन प्रक्रिया के माध्यम से उसमें स्वपरागण भी करवा सकते थे। और विपुंसन नहीं करे तो उसमें परपरागण की क्रिया पर भी अध्ययन किया जा सकता था। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को, यानी कि उद्यान मटर, जिसे मीठा मटर भी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है उद्यान मटर का। और इसने मटर के पौधे पर ही क्या किया था, अपने प्रयोग किए थे। तो मेंडल जो थे वो पादरी के एक चर्च के पादरी थे। मेंडल जो थे वो क्या थे, एक चर्च के पादरी थे और पादरी के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने ये प्रयोग किए थे। जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उस समय सभी वैज्ञानिक उद्विकास की क्रिया के रूप में पढ़े थे, उद्विकास का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने इस मेंडल के प्रयोगों पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेंडल के मरने के बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने उनका पुनः अध्ययन किया और पुनः अध्ययन करके पाया कि ये स्पष्ट रूप से अच्छे सही लक्षण थे, सही उन्होंने अध्ययन किया था। लेकिन मेंडल ने जो गणितीय अवधारणा के रूप में अध्ययन किया था वो किसी भी वैज्ञानिक को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर उन्होंने उसका अध्ययन किया और फिर इन नियमों का आगे अध्ययन भी किया। तो इससे बाद में हम जानेंगे एकल संकर संकरण के बारे में कि एकल संकर संकरण क्या होता है। ठीक है, एकल संकर संकरण। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि एकल संकर संकरण क्या होता है।
तो किसी भी पौधे का एक जोड़ा विपर्यासी लक्षण के लिए जो अध्ययन किया जाता है, किसी भी पौधे का एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों के लिए या एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को लेकर उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। तो हम परिभाषा लिखेंगे कि किसी पौधे की एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों के अध्ययन को एकल संकर संकरण कहते हैं। एकल संकर संकरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। तो एकल संकर संकरण क्या होता है कि किसी भी पौधे की, जैसे मेंडल ने उद्यान मटर का अध्ययन किया था, तो उद्यान मटर के बारे में ही हम बताएंगे कि उद्यान मटर का एक पौधा ले लिया, एक लंबा ले लिया, एक बोना ले लिया, लंबे और बोने पौधे के मध्य संकरण करवाया, तो प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे थे वो सभी कैसे थे? लंबे थे। जिस प्रकार मेंडल का हमने प्रभाविता का नियम देखा था कि उसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के मध्य जब हम संकरण करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। और सभी पौधे कैसे होते हैं? संकरित रूप से लंबे होते हैं, अशुद्ध रूप से लंबे होते हैं। उसकी जीनिस रचना देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो अशुद्ध रूप से क्या थे? लंबे थे। फिर उन्हीं अशुद्ध रूप से लंबे पौधों का स्वपरागण करवाया गया तो हमें 3:1 यानी कि फिनोटाइप 3:1 प्राप्त होता है तथा जीनोटाइप कैसा प्राप्त होता है? 1:1 यानी कि जीनोटाइप हमें प्राप्त होगा 1:1 और फिनोटाइप प्राप्त होगा 3:1 यानी कि 3 लंबे और 1 बोना। तो आइए हम इसका गणितीय अवधारणा का अध्ययन करते हैं, गणितीय रूप से इसको समझते हैं। तो शुद्ध लंबे को कैपिटल टी के द्वारा लिखेंगे और शुद्ध बोने को छोटा टी स्मॉल टी के द्वारा दर्शाएंगे। जब इनके मध्य स्वपरागण करवाएंगे तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? संकरित रूप से लंबे प्राप्त होंगे। संकरित रूप से लंबे पौधे संकरित लंबे पौधे प्राप्त होंगे। संकरित लंबे पौधे प्राप्त होंगे। सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? तो सभी पौधे संकरित रूप से लंबे पौधे प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी के अंदर। ठीक है, F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे संकरित रूप से लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब इन्हीं पौधों के मध्य वापस क्या करवाना है? स्वपरागण करवाना है। यानी कि इधर भी कैपिटल टी ये आ गया स्मॉल टी। जब इसके मध्य संकरण करवाएंगे, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब इसके मध्य हम संकरण प्रक्रिया करवाएंगे, ये पनेट वर्ग है, इसे पनेट वर्ग कहा जाता है और ये पनेट नामक वैज्ञानिक ने दी थी पनेट सारणी। अब क्या करेंगे? सबसे पहले संकरण करेंगे हम टी के मध्य, ये टी और ये टी, इस टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी आएगा। फिर इस टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इस स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ करेंगे तो अशुद्ध लंबा प्राप्त होगा। और इस छोटे स्मॉल लेटर वाले टी का इस स्मॉल वाले टी के साथ संकरण करेंगे तो स्मॉल टी प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर हम फिनोटाइप देखें, बाहरी संरचना देखें, इसकी फिनोटाइप देखें तो जो फिनोटाइप है वो 3:1 प्राप्त होगा। यानी कि 3 पौधे तो लंबे होंगे, अनुपात 1 पौधा बोना होगा। ये फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी संरचना के आधार पर पौधे का निरीक्षण करना, पौधे का निर्धारण करना, उसकी बाहरी आकारिकी को देखकर, बाहरी संरचना को देखकर, तने की लंबाई, शाखा, पत्तियां, पौधे, पुष्प आदि को देखकर पौधे का निर्धारण करना कि पौधा लंबा है, बोना है, कि उसमें पत्तियां कैसी है, उसमें पुष्प कैसा है, उसमें फलियां कैसी है, उसमें बीज कैसे हैं, बीज का रंग कैसा है, पुष्प की स्थिति कैसी है। तो बाह्य आकारिकी के आधार पर पौधे का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप में देखिए यह भी कैपिटल टी यानी कि लंबा है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कैपिटल टी अपना प्रभाव दर्शा रहा है। तो ये भी अशुद्ध रूप से लंबा है, ये भी अशुद्ध रूप से लंबा है और ये पूर्ण रूप से क्या है? बोना है। तो 1 2 3, तो 3 तो लंबे है और 1 छोटा है, यानी कि 3:1। तो इसका फिनोटाइप आ गया, क्या आ गया?
फिनोटाइप। और जीनोटाइप देखें हम तो जीनोटाइप देखें, इसका जीनोटाइप देखें, जीनी संरचना के आधार पर इसके अनुपात देखें तो कैपिटल टी कितना आ रहा है, तो केवल एक ही आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसका अनुपात आ जाएगा 2। वापस स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो अनुपात प्राप्त होगा 1 अनुपात टी और टी, यानी कि 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। एकल संकर संकरण का जो अनुपात होता है वो फिनोटाइप में प्राप्त होता है 3:1, यानी कि लंबा और बौना, और जीनोटाइप प्राप्त होता है 1:1। ठीक है, आ गया समझ में? लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।